नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र 5 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सत्ता पर काबिज होने के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए सियासी चुनौती बने हुए हैं और अब अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में उद्धव ठाकरे को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कांग्रेस और वामपंथियों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। पर क्या ये सिर्फ एक सीट का सवाल है या फिर उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे के लिए आगे क्या क्या चुनौती है और उन चुनौतियों को वो पार करने के लिए क्या वो कांग्रेस और वामपंथियों का जो साथ ले रहे हैं उसका उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा क्या, एक कहावत है कि शुरुआत और अंत, ये दोनों की निशानियां एक साथ कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। अगर अंत में शुरुआत के कुछ चीज़ों का चिन्ह संकेत मिल रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अब उनके अंत की भी शुरुआत हो गई है। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसी स्थिति है। उद्धव ठाकरे अभी उपचुनाव में गए हैं। अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव है वहाँ पर उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अब जो उद्धव ठाकरे का गुट और शिंदे का गुट, शिवसेना दो फाड़ हुई है। तो उसके बाद पहली ये चुनाव है जिसमें ये पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जनता का मूड दिखाने के लिए हमें दूसरे लोगों के समर्थकों का भी सहारा लेना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि जिन लोगों का सहारा ले रहे हैं, क्या उनका शिवसेना के साथ कोई दूर दूर तक का संबंध रहा है? क्या वो शिवसेना के साथ, उसके विचारधारा के साथ कभी भी जुड़े रहे हैं या उसके धूर विरोधी रहे हैं? अगर वो कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं तो कांग्रेस का तो अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो गया है। ये तो कांग्रेस की स्थिति है और कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है ही, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन बात यहाँ उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अपने साथ रखने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं कि शिवसेना का आधार हिंदुत्व है, और भारतीय जनता पार्टी पर बार बार इस बात के लिए आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से नहीं है, उनके से अलग होने से भी है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये भी है, विचारधारा का मतलब ये भी है कि आपके खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ जितने सालों तक एक कॉन्स्पिरेसी की है, जो धूर विरोधी रहे हैं, क्या उसके साथ मिलकर आप हिंदुत्व को सुरक्षित रखेंगे? उद्धव ठाकरे ने एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले सोनिया गांधी को फ़ोन किया। सोनिया गांधी के सामने पूरी तरह से सरेंडर हो गए। उन्होंने हाथ फैलाकर एक तरह से भीख मांगी कि आप अपना उम्मीदवार वहाँ पर न खड़ा करें। और सबसे बड़ी बात उससे भी है कि सोनिया गांधी के साथ उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई। ये गुप्त बातचीत थी, लेकिन इसको ढिंढोरा पीटने के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। नाना पटोले ने पहले ही कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से मदद मांगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई है? क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो छुपाना चाहते थे। कोई भी अपनी गलती, अपने कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि उनकी जो कमजोरी है लोगों के सामने लाओ। ये बताओ कि उद्धव ठाकरे अब इतना असहाय और मजबूर हो चुका है कि वो हमसे एक सीट जितवाने के लिए भीख मांग रहा है कि तुम मदद कर लो, मदद कर लो। और उद्धव ठाकरे तो गुपचुप तरीके से फ़ोन पर बातचीत करके एक माहौल सेट करना चाहते थे कि गुप्त तरीके से वहाँ का जो कांग्रेस है वो अपने लोगों को बताए कि आप उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दो। उसकी पार्टी के नेता अगर ऋतुजा लटके वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उनको ही समर्थन दो। लेकिन नाना पटोले ने पहले कह दिया कि भाई उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया है, यानी कि बता दिया कि अब उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के उन चापलूसों के टीम में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद पर दरबार लगाने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। उनको जनता के साथ कैसे इंटरैक्ट होना है उससे मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का हाथ उनके सर पे है कि नहीं। तो पहली बात तो
कांग्रेस के सामने उन्होंने सरेंडर किया, इतने मजबूर हो गए। जिस कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे हमेशा विरोधी कहते थे, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का मतलब शिवसेना को खत्म कर देने जैसा मानते थे। बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का विचार इतना कठिन था कि वो इससे किसी को से समझौता कर ही नहीं सकते थे। उनकी पार्टी के कई लोगों ने साथ छोड़ दिया इस आधार पर कि आप जातीय राजनीति में भी आइए, कोटे के आधार पर ओबीसी के कुछ नेताओं को बढ़ाइए, कुछ दलित नेताओं को बढ़ाइए, यानी कि सामंजस्य बनाइए जातियों का। उन्होंने मना कर दिया कि हम राजनीति और विचारधारा हिंदुत्व की करते हैं, हिंदुत्व में जातीयता की नहीं करते हैं। जो बाला साहब ठाकरे इतने कठोर थे अपने विचारधारा को लेके, उनके सुपुत्र हैं या कुपुत्र कह सकते हैं उद्धव ठाकरे, जो सबसे पहले कांग्रेस के साथ हाथ मिला रखे हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को मिटाने में लगी रही। पिछले 70 सालों से हर जगह पर इसका हिडन एजेंडा यही रहा कि कहीं न कहीं हिंदुओं को दबाओ, मुसलमानों को वोट बैंक बनाओ और मुसलमानों की महत्वाकांक्षा को इतना जगा दो कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात रहे कि कांग्रेस की सरकार है तभी वो सुरक्षित हैं। वो डर दिखाओ आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। दूसरी तरफ उससे भी बड़ी बात हुई कि ये कम्युनिस्टों के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से सहयोग मांगने के लिए उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए। अब शुरुआत और अंत की बात जो हो रही थी वो यहीं से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्टों के खिलाफ बाला साहब ठाकरे का जो विद्रोह था, आंदोलन था, मजदूर यूनियन से लेकर जब शिवसेना एक पार्टी नहीं संगठन हुआ करते थी, उस संगठन के समय से बाला साहब ठाकरे ने इन वामपंथियों से दुश्मनी मोल ली थी। ये जो पहला चुनाव बाला साहब ठाकरे की पार्टी बनी थी, जब शिवसेना संगठन से जब पार्टी बनी तो पहला चुनाव यानी कि शिवसेना का पहला विधायक कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर ही बना था। पहले से चुनाव होना था और उससे पहले कृष्णा देसाई की हत्या हुई थी। कृष्णा देसाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और वहाँ से विधायक थे। वो मजदूर यूनियन, जो कामगार यूनियन था, वहाँ पर ये कम्युनिस्टों का मानना था कि मजदूरों को इतना बढ़ाते रहो कि इंडस्ट्री धीरे धीरे तबाह हो जाए। और इसका जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कम्युनिस्ट पार्टी की कि मजदूरों की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर रखो कि वो रक्त रंजित क्रांति यानी खूनी क्रांति करने के लिए तैयार हो जाए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि फैक्ट्री चलाने वाले, कंपनी चलाने वाले लोग हैं, जो पूंजीवादी वर्ग हैं, पूंजीपति हैं, उसके खिलाफ ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। बाला साहब ठाकरे ने अलग तरीके से उस यूनियन के खिलाफ आंदोलन चलाया। यूनियन के खिलाफ उन्होंने इन जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। वहीं से शिवसेना का संगठन कम्युनिस्टों से एक दूसरे के आमने सामने हुआ और वहां परले के विधायक थे कृष्णा देसाई, उनकी हत्या हुई। उसमें शिवसेना के कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे और उसके बाद बाला साहब ठाकरे का नाम भी उसमें आया था। फिर बाला साहब ठाकरे को लगा कि ये जब नाम आ रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, ये विधानसभा सदस्य है, इनकी हत्या में उनका हाथ था या नहीं ये तो कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन शिवसेना से जुड़े हुए मामला ये दिख रहा था कि दोनों के बीच संघर्ष चला। फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में वामन राव महादी को शिवसेना की तरफ से खड़ा किया गया। उसी उपचुनाव में शिवसेना को पहला विधायक मिला और वो विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था। कम्युनिस्ट पार्टी से बाला साहब ठाकरे नफरत करते थे और आज उसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सामने हाथ फैलाकर उद्धव ठाकरे खड़े हैं कि आप हमें समर्थन दो ताकि अंधेरी पूर्व में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है वहां पर हम किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार होंगे उसको हम हरा सकें। जी, लेकिन उनको भी लगता है लग चुका है, तभी वो सहारा ले रहे हैं कि इस चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल तो है और उसके संकेत पहले ही दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अशुभ जब होने होता है तो उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं। अभी इन्होंने जिनको कैंडिडेट खड़ा किया है, जो मान रहे हैं कि रमेश लटके की वाइफ हैं ऋतुजा लटके, उनको कैंडिडेट बनाना था, तो ये पहले से ही उनका मामला गड़बड़ चला गया। उसके बाद इनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उनका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसके पीछे कारण भी शिवसेना के लोग ही थे। जब दुविधा में रहेंगे
तो दुविधा में तो कहा जाता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ये ऋतुजा लटके ने पहला जो एप्लीकेशन दिया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर चुनाव जीत जाते हैं विधानसभा का तो हम कारपोरेटर के पद से इस्तीफा रखेंगे, मंजूर कर लिया जाएगा। अगर नहीं जीत पाते हैं तो फिर हम पार्षद ही रहेंगे। ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा जो रिजिग्नेशन का फॉर्मेट है ही नहीं, तो आप उस फॉर्मेट में रिजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं? किसी भी कंपनी में भी नौकरी कोई करता है तो ये कहा जाता है आप रिजाइन दे रहे हो तो रिजाइन दे के जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि लटका के रखें कि 6 महीना तक अगर उस कंपनी में मेरा मन नहीं लगेगा तो फिर हम वापस आ सकते हैं। तो ये स्थितियां रही। उसके बाद अब उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसका मतलब है कि ऋतुजा लटके को भी ये उम्मीद नहीं है कि हम चुनाव जीत पाएंगे। ये पहला संकेत है। दूसरी तरफ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हर संगठन, हर पार्टी जो इनके साथ हो या इनका विरोधी हो, सबसे समर्थन मांग मांग के थक गए हैं, उससे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको उम्मीदवार खड़ा करने वाली है पटेल को, पुरजी पटेल को, तो वही जो पिछली बार निर्दलीय से खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन से मात्र 5-6 हज़ार वोट से पीछे रह गए थे, अब वो चुनाव जीतने के करीब हैं। तो ऐसे में ये संकेत मिल रहा है कि चुनाव हारना है और इसलिए उद्धव ठाकरे चारों तरफ हाथ पैर फैला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, ये सवाल है उद्धव ठाकरे की पूरी सियासत का। अगर यहाँ चुनाव हारते हैं तो बीएमसी चुनाव जो सर पे लटक रहा है उसमें उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा परसेप्शन क्रिएट होगा कि एक उपचुनाव जो नहीं जीत पाए, बीएमसी अब कैसे संभाल पाएंगे। बीएमसी से भी उनका पत्ता साफ होना है। और फिर जब बीएमसी से बाहर हो गए, यानी कि जब घर से ही बाहर हो गए, तो बाहर में कौन पूछने वाला है? फिर तो विधानसभा चुनाव में जो अभी साथ खड़े हैं, एनसीपी और कांग्रेस जो खड़ी है वहाँ पर, वो भी उनका साथ छोड़ देगी और फिर उद्धव ठाकरे न घर के रह पाएंगे न घाट के। वो ऐसे ही घूमते हुए, ठुकराते हुए रह जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर का ब्रेक लग जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़े के बीच पहली अग्नि परीक्षा होगी। उद्धव के साथ कांग्रेस, एनसीपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, तो वहीं शिंदे के साथ बीजेपी साथ खड़ी है। इस तरह अंधेरी ईस्ट सीट पर शिंदे उद्धव के बीच ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी और एनडीए के बीच भी मुकाबला होना है। इस सीट के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे, पर लगता है उद्धव को एक और बड़ा झटका उपचुनाव में लगने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।